है गाइज, वेलकम टू पावर ब्लॉग 20। तो आज के वीडियो का मेरा टाइटल है जो कि इजराइल के किसी भी देश अपने सपोर्ट में नहीं लेना चाहता है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें आप, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो ये वीडियो देखने के लिए पावर ब्लॉग 20 को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर 10,000 कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए और चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ, वीडियो ज़रूर देखें। सऊदी अरब, यूएई, कतर और बाकी अरब देशों ने अमेरिका से साफ कहा है कि इजराइल अगर हमला करेगा ऑयल फैसिलिटीज पर ईरान के, तो ये कंट्रीज अपने एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगी, इजराइल का साथ नहीं देंगी। साथ में इजराइल से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां के सैनिक लड़ने से मना कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ है उसमें 62 सैनिक इजराइल के घायल हुए हैं, 2 मारे गए हैं लेबनान में और 3 मेजर मारे गए हैं फलस्तीन में। इसके अलावा यह खबर यह आ रही है कि ईरान लेबनान में अपने सैनिक भेजने वाला है। कितनी सच्चाई है इस खबर के पीछे यह देखना होगा। और इंडिया ने इजराइल की एक मुद्दे पर, तो आप जरूर देखिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए वीडियो भी दिखाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इजराइल का पूरा खुलासा हो रहा है, पूरा राज खुलासा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से ईरान, इजराइल, फलस्तीन, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत करता हूं ईरान के मुताल्लिक कुछ खबरों से। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट खबरें कल और आज के बीच में आई हैं, वहां से शुरुआत करता हूं, फिर बाकी सारी खबरों पर बात करेंगे। ईरान के मुताल्लिक एक खबर यह आ रही है कि ईरान जल्दी ही घोषणा करने वाला है कि वो एक न्यूक्लियर नेशन है। मैंने आपको बताया था कि बीच में जो भूकंप आया था, जो बहुत लाइट भूकंप आया था ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके आसपास और बाकी जगहों पर, उनको लेकर बहुत चर्चा थी। और एक पक्ष का यह कहना था कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट किया है, उनका एक्सप्लोजन किया है, जिसकी वजह से ये भूकंप आए हैं। अब ये खबरें सही लग रही हैं। मजेदार बात यह है कि ईरान की पार्लियामेंट में कई सारे लोगों ने यह मांग की है कि अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी हमको बदलना चाहिए और अब ओपनली न्यूक्लियर स्टेट बन के सामने आना चाहिए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि ब्लिंकन और ट्रंप दोनों कह चुके हैं कि ईरान 10-15 दिन के अंदर जब चाहे तब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है। और जब इजराइल बार बार धमकी दे रहा है हमले की, तो बहुत मुमकिन है कि ईरान ने अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर की तरह डेवलप कर लिया हो। यह मानने की एक और वजह है। आप जानते हैं कि जो दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सारे लोग अक्सर इजराइल के साथ जाकर खड़े होते हैं। लेकिन इधर लगातार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इन कंट्रीज में गए हैं और उसके बाद जो बयान आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन सारी कंट्रीज ने बहुत साफ साफ कहा है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटी पे हमला करता है तो हम उनको अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे। और अमेरिका से कहा गया है, गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल को ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करने से रोके। अब आप सोचिए ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये सारी कंट्रीज जो लगातार अमेरिका के साथ खड़ी रही हैं और अभी भी अमेरिका के साथ हैं, अगर ये कंट्रीज अमेरिका से कह रही हैं कि इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो हम अपनी एयर फैसिलिटीज को यूज नहीं करने देंगे। याद कीजिए पिछली बार जब ड्रोन अटैक किया था ईरान ने, तो अपनी एयर फैसिलिटी यूज करने दी थी कतर ने, जहां से बहुत सारे ड्रोन्स को रोका जा सका था। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईरान के विदेश मंत्री ने पर्सनली शायद इन लोगों को बता दिया है कि हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है और अगर आप मदद करोगे, यह बात तो वो ओपनली कह रहा है कि अगर आप मदद करोगे, किसी भी तरह से मदद करोगे इजराइल की, तो फिर हम आपके ठिकानों पर हमला करेंगे, आपको एक दुश्मन मुल्क की तरह हम समझेंगे। और इसका असर यह हुआ है कि गल्फ कंट्रीज सीधे सीधे अमेरिका से कह रही हैं कि इजराइल से कहिए कि वो ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करने से बचे। अब इजराइल अमेरिका की बात मानता है नहीं मानता है यह तो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन अपने आप में गल्फ नेशंस के बीच में, खाड़ी के अंदर यह एक बड़ा डेवलपमेंट है कि इन इंपॉर्टेंट नेशंस ने, जिनके बिना इजराइल का काम नहीं चलता है, जिनके एयर स्पेस के बिना इजराइल का काम नहीं चलेगा, उन्होंने सीधे सीधे इजराइल के ऐसे किसी हमले के खिलाफ स्टैंड लिया। इसीलिए बहुत साफ लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है और अगर इजराइल न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पावर का यूज करेगा तो बदले में ईरान भी न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकता है। यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन यह सोच के रूह कांप जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो कितने सारे लोगों की जानें जाएंगी। ऐसा ना हो यही जरूरी है, लेकिन कल पहली बार हुआ कि नेतन्याहू से बात करने के बाद व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया उसमें सीज फायर का कहीं नाम नहीं लिया, यानी सीज फायर फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब सीज फायर नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी की एक गलती जो है वो फुल स्केल वार में तब्दील हो सकती है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। ये बात मैं लगातार कहता रहता हूं। अब लौटते हैं हिजबुल्लाह की तरफ और लेबनान की तरफ। लेबनान के ऊपर लगातार हमला कर रहा है इजराइल, हवाई हमला कर रहा है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अभी हाल में आज उसने सबसे भयानक हमला किया है बेरूत में, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया है। कल जो हमला किया गया था बेरूत में, उसमें बताया जा रहा था कि सिविलियन इलाके में हमला इसलिए किया गया क्योंकि वाफिक सफा जो हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर हैं उनको मारने का प्लान था। लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि जो हमला हुआ उसमें आम शहरी मारे गए, वाफिक सफा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये बात सामने आ चुकी है। इसके बावजूद आज फिर रिहायशी इलाके में हमला किया गया। दरअसल इजराइल की चिढ़ समझ में आती है, जहां जहां वो सीधी फाइट कर रहा है वहां या तो वो पिट रहा है और या आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे लेबनान की बात ले लीजिए, यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इंटरनेशनल लॉ की इज्जत करेंगे, हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के ऊपर किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। 1978 से ही वहां पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं। 2006 की जंग के बाद उनका जो कार्यकाल है वो और बढ़ा दिया गया था, अभी भी वो वहां पे हैं। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में बता दें कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के मुल्क शामिल होते हैं, अपना हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है और आमतौर पर इनके ऊपर गोलीबारी नहीं की जाती है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम इनके ऊपर गोलीबारी नहीं करेंगे। इसका ही फायदा उठाकर इजराइल थोड़ा बहुत अंदर आया था और अब इजराइल ने उन्हीं लोगों के ऊपर, उसी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर हमला किया और 2 लोगों को घायल किया है। इस बात की सारी दुनिया में लानत मलामत हो रही है। यूएस ने भी लानत मलामत की है, इटली ने, जहां पर राइटिस्ट सरकार है जो इजराइल के साथ खड़ी रहती है, उसने भी इस बात की लानत मलामत की है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पे आप कैसे हमला कर सकते हो। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार है कि यूएन का कोई मेंबर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहा है। जो लोग बातें करते हैं उनसे मैं सवाल कर लूं कि जिस हिजबुल्लाह को आप टेररिस्ट कहते हैं वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पे हमला नहीं कर रहा है, लेकिन जिस इजराइल को आप यूएन का मेंबर कहते हैं और है वो यूएन का मेंबर, वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पे हमला कर रहा है। अब शरीफ कौन है, ईमानदार कौन है और आतंकवादी कौन है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। वैसे गजा के अंदर लगातार जो अस्पतालों पे बमबारी हो रही है उसको लेकर जो जांच हुई है उसमें भी यूएन ने यह पाया है कि इजराइल ने युद्ध अपराध किया है, वॉर क्राइम किया है। लेकिन जहां सीधी लड़ाई हो रही है वहां क्या हो रहा है? सीधी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। कंडीशन यह है कि हिजबुल्लाह के साथ की लड़ाई में कई सारे इजरायली मारे गए। 4 बार इजराइल ने कोशिश की कि कम से कम उनकी लाशें उठा के ले जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसके लिए भी उसको अलाउ नहीं किया, चारों बार उसको पीछे खदेड़ दिया। कल की जो खबर थी उसमें 62 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के घायल होने या मारे जाने की खबर थी। यहां तक कि गजा में जो लड़ाई चल रही है, गजा, नार्दर्न गजा को आप जानते हैं पूरी तरह से तबाह करने पे लगा हुआ है इजराइल, लेकिन वहां भी जो जंग चल रही है उसमें 3 इजरायली जनरल मारे गए हैं। और इंटरनेट पे लगातार ऐसे इजरायली परिवारों के, इजरायली सैनिकों के तस्वीर और वीडियोज आ रहे हैं जो रोते हुए, सिर पीटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके लोग मारे गए हैं। एक तरफ गजा में लोग मारे जा रहे हैं, उनके परिवार वाले रो रहे हैं। यहां लेबनान में आपने सीधे सीधे रिहायशी इलाकों पे बम गिराए हैं, वो दुखी हैं। और एक तरफ आपके अपने इजराइल में रोने पीटने के ऐसे वीडियोस और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और फिर भी आप ये समझने को तैयार नहीं हैं कि इन सारी लाशों का बोझ आपके कंधे पे है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ईरान के ऊपर हमले की बातें हो रही हैं। ईरान ने पहले ही साफ किया है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो बिजली से लेके, तेल से लेके, पानी से लेके जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज हम लगातार हमले करके नष्ट कर देंगे।
अब ये सब अगर होगा और आपके लोग रोएंगे चिल्लाएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा वो आप सोचिएगा। आज इजराइल के अखबारों में खबर है कि हिजबुल्लाह के हमले में थाईलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति जो इजराइल में नौकरी करता था, मजदूरी करता था, वो मारा गया। दरअसल इजराइल लगातार जो फॉरेन के लेबर हैं, जो वहां फलस्तीनी हैं, जो वहां अरब लोग हैं, उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो लोग मारे जाते हैं। मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूं कि जो हिंदुस्तानी वहां पर हैं वो हिंदुस्तानी कम से कम महफूज रहें। वैसे तो ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी सरकार की कि वहां पर हिंदुस्तानी लेबर उन्होंने भेजा, फिर भी एक हिंदुस्तानी की तरह मैं यही सोच सकता हूं, यही अपील कर सकता हूं और यही कल्पना कर सकता हूं कि हमारे लोग कम से कम वहां पर पूरी तरह से महफूज रहें। हालांकि जंग जिस तरह से बढ़ रही है उसमें यह जंग कहां जाएगी, कितने लोग मारे जाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से आज बेरूत में रिहायशी इलाके पर बमबारी करके 100 से ज्यादा लोगों को मारा है इजराइल ने, साफ बताता है कि यह जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं। मजेदार या आप जो भी इसको कहना चाहें, बात यह है कि अमेरिका जैसा मुल्क अभी भी यह कह रहा है कि लेबनान के अंदर इजराइल का जो हमला है वो लिमिटेड है। मतलब आप रिहायशी इलाकों पे हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को एक बार में मार देते हैं और अमेरिका कह रहा है ये लिमिटेड है। यही काम अगर कोई और मुल्क कर रहा होता तो अमेरिका सबसे जोर से छत पे चढ़ के चिल्ला रहा होता। अब इजराइल की इस मदद के पीछे क्या मजबूरी है और कब तक यह मदद जारी रहेगी। अगली खबर पे चलते हैं। इन सारी चीजों का असर इजराइल में यह हुआ है कि अलग अलग क्वार्टर से, अलग अलग जगहों से विरोध के स्वर सुनाई देने शुरू किए हैं। सबसे पहले कल भी मैंने आपको बताया था कि इजराइल के बहुत सारे सैनिकों ने कहा है कि जब तक हमारे होस्टेज वापस नहीं आते तब तक हम जंग में शामिल नहीं होंगे। असल में लेबनान की लड़ाई से इजराइल को पहला फायदा तो यही हुआ कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हट गया। वहां लगातार लोग मारे जा रहे हैं और इजराइल के जो लोग होस्टेज हैं अब उनके वापस लौटने की संभावना रोज की रोज कम होती जा रही है। जो नई लीडरशिप है हमास की, उसने एक बार फिर से सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह की इजाजत दे दी है। आप जानते हैं कई केसेस हो चुके। तेल अवीव में एक आदमी ने गोलियां चलाई थी जिसमें कई लोग मारे गए। उसके बाद चाकूबाजी की घटना आई जिसमें कई लोग मारे गए और कहीं भी सीज फायर की कोई बात नहीं हो रही है। तो अगर सीज फायर नहीं होगा तो इजराइल के जो लोग होस्टेज हैं हमास के पास, वो लोग वापस नहीं आएंगे। उन्हीं की तरफ ध्यान देने के लिए इन सैनिकों ने यह कहा है कि जब तक होस्टेज वापस होने की बात नहीं होती तब तक हम जंग में नहीं जाएंगे। आप ये जान लीजिए कि वहां पर आर्मी में शामिल होना और लड़ना जो है वो कानूनन जरूरी है। तो इस विरोध के चलते वो जेल भी जा सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा विरोध उन यंग लड़कों का है जिनकी बारी है आर्मी में भर्ती होने की। और उन्होंने कहा है कि ऑक्युपेशन का साथ देने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, औरतों को मारने के लिए हम आर्मी में भर्ती नहीं होंगे। ऐसे बच्चों ने तेल अवीव में बाकायदा जुलूस निकाला। इन बच्चों के ऊपर खतरा है क्योंकि इजराइल में आर्मी में भर्ती होने से मना करने पर 6 महीने से 1 साल की जेल भी हो सकती है। इन बच्चों का कहना है कि हम जेल भुगतने को तैयार हैं लेकिन हम निरपराध लोगों पर, मासूमों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। अगर ऐसे लोग इजराइल में बढ़ते रहे, अगर ऐसे लोगों की संख्या इजराइल में बढ़ी, तभी शायद इजराइल का अपना वजूद भी बच सकता है और इजराइल एक शांतिप्रिय देश बन सकता है। अभी तो वहां जो पागलपन है उस पागलपन का कुछ कहना ही नहीं है। वहां का वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, उसका एक इंटरव्यू आया जिसमें वो बयान दे रहा है ग्रेटर इजराइल के बारे में, जिसके हिसाब से दमास्कस, लेबनान, सऊदी अरबिया ये सारे के सारे इजराइल का हिस्सा हैं और आज नहीं तो कल इजराइल ऐसी जगहों पर भी कब्जा करेगा। ये अरब मुल्कों को भी समझना चाहिए कि इजराइल की असल मंशा पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड पर कब्जा करने की है, पूरे के पूरे अरब मुल्कों पर कब्जा करने की है। अगर आज ईरान और लेबनान उससे लड़ रहे हैं तो कल आपको भी लड़ना पड़ेगा और उस समय अमेरिका आपका साथ देगा कि नहीं देगा आप नहीं जानते। लेकिन सोचिए ये बातें फ्रिंज एलिमेंट करें तो समझ में आता है। वहां का बड़ा नेता, फाइनेंस मिनिस्टर साफ साफ कह रहा है ग्रेटर इजराइल के बारे में और यूरोप और अमेरिका के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर ये सब है तो आपको समझना होगा कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर चुनाव लड़ने वाले यहूदी जो ग्रुप्स हैं उनसे लाखों करोड़ों रुपए लेकर चुनाव लड़ने वाला अमेरिका वैश्विक लीडर, इंटरनेशनल लीडर होने के काबिल है या नहीं है। उधर पुतिन ने एक बयान जारी किया है। पुतिन का एक वीडियो आया है जिसमें गजा में जो कुछ हो रहा है उसकी उन्होंने मुखालिफत की है। कहा है ये बिल्कुल गलत है, ये जेनोसाइड है और बोलीविया जैसी कंट्री जो है वो उन कंट्रीज में शामिल हो गई है जो आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका का साथ देंगी।
यानी आईसीजे में जो केस चल रहा है इजराइल के खिलाफ, उसमें एक और मुल्क सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन आप सोचिए, खुद को शरीफ कहने वाले, डेमोक्रेटिक कहने वाले, लिबरल कहने वाले, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला कहने वाले इंग्लैंड में लेबर पार्टी का राज है, और उस लेबर पार्टी के राज में नेल्सन मंडेला के जो पोते हैं, उनके बेटे के बेटे जो हैं, उनको आने से रोक दिया गया है, उनका वीजा कैंसिल किया गया है। वो बाकायदा संसद के मेंबर हैं, वहां की संसद के मेंबर हैं, और संसद के मेंबर होने के चलते उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने उनको रोका है, और किस बात के लिए रोका है? क्योंकि वो फलस्तीन के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो इंग्लैंड कितना डेमोक्रेटिक, कितना लिबरल रह गया है, ये बात सोचने वाली है, जहां नेल्सन मंडेला के जो पोते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो फलस्तीन के समर्थक हैं, जबकि इजराइल का समर्थन करने वाले लोग आराम से इंग्लैंड में जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। जब इंग्लैंड की संसद में वहां के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया कि क्या अब भी आप इजराइल को हथियार देंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हथियार देंगे। ये हमारे डेमोक्रेटिक नेशंस हैं जो पता नहीं इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, शायद इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उनका अपना इतिहास भी कब्जा करने का है, जेनोसाइड करने का है। पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, कॉलोनीज बनाई थी, और हर जगह उन्होंने जेनोसाइड किया था। इजराइल उन्हीं की राह पर तो चल रहा है। खाड़ी के मुल्कों में से एक टर्की अब कहते हैं, टर्की के जो चीफ हैं, राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनके बयान लगातार आ रहे हैं। और इधर कुछ चीजें ऐसी हुई थी जिससे यह लगा था कि कहीं इजराइल एर्दोगन के ऊपर भी, टर्की के ऊपर भी हमला तो नहीं करने वाला है। हालांकि दिक्कत उसके लिए यह है कि टर्की जो है वो नाटो मेंबर है, और एक नाटो मेंबर अगर दूसरे नाटो मेंबर के ऊपर हमला करता है तो यह भी दुनिया में अपने आप की पहली घटना होगी। लेकिन आप जानते हैं कि इजराइल कोई भी पहली घटना कर सकता है। हालांकि उसके राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन एर्दोगन जिस तरह से लगातार फलस्तीन और लेबनान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, यह एक अलग तरह का सिनेरियो है, क्योंकि अभी से पहले कभी भी टर्की इस तरह से साथ नहीं खड़ा होता था। उसमें अगर इजराइल कल को यह भी कर दे तो इस बात पर भी किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ईरान में एक चर्चा लगातार चल रही है कि क्या ईरान लेबनान को अपने सैनिक भेजेगा। इस पर बहुत सारी बहस है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जितनी मेरी समझ है उसमें मुझे लगता है कि ईरान लेबनान में सैनिक नहीं भेजेगा। वो प्रेशर बना के रखेगा और लगातार मदद करता रहेगा, लेकिन सीधे अपने सैनिक नहीं भेजेगा। और हिजबुल्लाह जो ईरान की मदद उसको लगातार मिल रही है, उससे जिस तरह की लड़ाई फ्रंट पे लड़ रहा है वो अपने आप में बेहद शानदार है। आप सोचिए कि हाइफा में बिल्कुल लाल पट्टी बनी हुई है, मतलब लगातार सिग्नल्स हो रहे हैं, लगातार वहां आर्मी के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। चाह कर भी इजराइल अपनी सारी ताकत लगाकर लेबनान के अंदर घुस नहीं पा रहा है, और लगातार उसके सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। यह सारा कुछ हिजबुल्लाह अभी अकेले कर रहा है। ऐसे में आर्मी वार्मी भेजने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा। हां, अगर हमला करता है इजराइल ईरान के ऊपर, उसके बाद पूरा सिनेरियो बदलेगा। वहां के सैनिक वाया लेबनान इजराइल के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है, जो हो सकता है वो सोच के ही रूह कांपती है। उसके बाद रोते चीखते बिलखते इतने लोगों की तस्वीरें आपको इंटरनेट पे दिखेंगी कि आपका दिल टूट जाएगा। और अगर ये जंग बढ़ती गई तो कहां तक पहुंचेगी, इसकी बात मैं कई बार कर चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं कि कोई नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड वार 3 को झेल पाए। तो हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं, यही दुआ करेंगे। लेकिन इजराइल की जो हरकतें हैं उससे लगता नहीं है कि ये जंग अब रोकी जा सकेगी। आगे जैसे जैसे जो भी अपडेट्स होंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आपसे अपील, जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो शेयर करते रहिए। आप ताकत बनेंगे तो हम लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। वीडियो देखकर पूरा समझ में आया होगा जो कि ये वीडियो बहुत खास हो रहा है, जो कि इजराइल को किसी देश ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो बहुत इजराइल के लिए, फ़लस्तीन के लिए बहुत खास ये वीडियो है। ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत पुराना विवाद लेकर आया है ये वीडियो में। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो मैं हमेशा लेते आता हूँ, जो कि ये वीडियो हमेशा ही ग्रोथ करता है।